ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक संभव हो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि यूपी टेट के गणित सेक्शन में जो महामैराथन शुरू है उससे संबंधित जो वीडियो हम जब भी जैसे ही अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप प्राप्त कर पाएंगे और उसका आप यूज़ भी कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप हमारे लिए सजेशन देना चाहते हो तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में और वहाँ पर हमारे लिखे आपका वेलकम रहेगा। और यदि जो भी स्टूडेंट देर से जुड़े हैं उनको हमारी पूर्व की वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर सर्च में लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन टाइप करिए और हमारी जो वीडियो की लिस्ट है वहाँ पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी और आप नंबर्स के विषय में अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि संख्याओं से संबंधित है। और वह जो टॉपिक है नंबर सिस्टम से लिया गया है और नंबर सिस्टम जो होती है मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, उसकी आधारशिला है। तो आ जाइए, चलता हूँ मैं लेकर आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 पर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। यूपी टेट, सी टेट, मैथ सेक्शन 2020 एंड 21 में जो नंबर्स हैं इनकी सामान्य जानकारी आपको देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जैसा कि जो संख्याएं होती हैं इनके विषय में मैं बहुत पहले आपको जानकारी दिया है और उसको आप बढ़िया से लर्न कर लेना। तो जो संख्याएं हैं हमसे अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से जुड़ी ही रहती हैं, तो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं हम धीरे धीरे उसी की ओर अग्रसित होने वाले हैं। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो संख्याएं हैं ना, इनको मुख्य रूप से मेन पार्ट में वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, जिसका एक उपनाम है जिसको हम देखते हैं, अवास्तविक संख्या जो उपनाम है इसको हम काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो आइए हम एक सामान्य सी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है वास्तविक संख्या के विषय में आपको जानकारी देता हूं कि जो वास्तविक संख्या है वह संख्या जिसका वर्ग क्या हो, धनात्मक हो। क्या आपने समझा अभी कि जिसका वर्ग क्या आएगा, धनात्मक, वही संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। और तो और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या वही होगी जो वास्तविक नहीं होगी, अर्थात वो वास्तविक संख्या के सिद्धांत का पालन नहीं करती होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्ग क्या हो जाए, ऋणात्मक, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या अथवा अवास्तविक संख्या। अंडरस्टूड? अब जो वास्तविक संख्या है जो कि एक संख्याओं में अपनी अहम भूमिका निभाता है और इससे बनने वाले प्रश्न सी टेट और यूपी टेट के गणित सेक्शन में प्रायः पूछे जाते हैं, वो भी पैटर्न को चेंज कर करके। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि जो वास्तविक संख्या है ना, इसको हमने 2 पार्ट में विभक्त कर दिया। सपोज कर लिए एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में के विषय में सामान्य सी जानकारी ये देते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है, जैसे कि पूर्व की क्लासों में आप पढ़े हैं या जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लीजिए। जैसे कि जो P/Q के रूप में, A/B के रूप में, जहां मैं PQAB के बारे में जानकारी आपको दे दूं, तो चाहे P हो चाहे Q, ये सब के सब पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। और वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी जिसका हर वाला पूर्णांक क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि परिमेय होने के लिए उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो और इसके विषय में भी जानकारी है। तो अब जो पूर्णांक होते हैं सभी को हम एक परिमेय संख्या की संज्ञा दे सकते हैं। तो अब चलते हैं जैसे अपरिमेय संख्या। तो वह अपरिमेय संख्या वह होगी जो परिमेय के नियम का पालन नहीं करती होगी, अर्थात जो P/Q के रूप की ना लिखी हो।
तो वैसी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब क्या है, जो रेशनल नंबर होती है इससे संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, और इसकी जो सीरीज आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी लंबी है। तो जो परिमेय संख्या होती है, यह परिमेय संख्या अभी देखिए कि इसको हमने कैसे कैसे अलग अलग एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है। तो जो परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है, इसमें पूर्ण संख्या भी है, इसमें पूर्णांक हैं, सम तथा विषम संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, भाज्य अभाज्य, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य। देख पा रहे हैं। तो जो परिमेय संख्या है, जैसा कि इसमें प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के विषय में भैया सबसे बड़ी जानकारी यही है कि वह संख्या जिसको आप प्रायः गिनने में इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग में जो गिनती की संख्या होती है, कहाँ से शुरू करते हैं गिनना, 1 2 3 से गिनते हैं, 0 से नहीं गिनते। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन करते हुए चले जाते हैं प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं गिनती की संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, यही है नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो समस्त ऋणात्मक संख्याएं, समस्त धनात्मक संख्याएं और शून्य के साथ यदि हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो इनकी जो टोली है, इनका जो एक सेट है, वो पूर्णांक की संख्या को देता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या कर लिया, पूर्ण संख्या बनाने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस तक, तो ये कहलाएगी होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या हम कहें तो 1, और प्राकृतिक संख्या की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके विषय में जानकारी हासिल करना संभव नहीं, प्लस पॉजिटिव तक हो रहा था, प्लस इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या में सबसे पहले शुरू होने वाली जो संख्या है वो 0 है, तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, प्रायः पूछ लिया जाता है। और अब बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांकों की। तो इसमें आप देख रहे हैं, अभी मैंने कहा कि समस्त ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य के साथ जो इनका परिवार बनता है वही इंटीजर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं भिन्न की। तो जो भिन्न होगी इसमें भी पूर्णांक होंगे, मतलब इसके अंश भाग और हर भाग में भी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे, लेकिन वो पूर्णांक जो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होंगे, अर्थात धनात्मक पूर्णांक को हम किसकी संज्ञा देते हैं, प्राकृतिक संख्या की संज्ञा देते हैं। तो भिन्न बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि चाहे उसका अंश हो चाहे उसका हर हो, दोनों इसमें कैसा होना चाहिए, बिलोंग्स टू n, मीन्स प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। देख पा रहे हैं आप। अगली कड़ी, इन्हीं परिमेय संख्या में सम्मिलित है सम और विषम, बहुत पूर्व से आप जानते हुए आए हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी है, यह है कि 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं, उसी को तो हम कहेंगे। तो क्या होता है, ऑल द नंबर्स विच इज डिवाइड बाई 2 दीज आर कॉल्ड इवन नंबर। एंड अब ऑड नंबर की बारी है। तो ऑड नंबर की बारी है जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 2 से विभाजित नहीं होगी वही होगी विषम संख्या। यहाँ मैं लिख दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए छोटा सा कि 2 से विभाज्य, इसका मतलब वो हो गया सम, और तथा अन्य बाकी की जो बच गई वो हो गई विषम। अब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट, भाज्य और अभाज्य, जैसा कि सी टेट और यूपी टेट गणित सेक्शन में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सा क्वेश्चन किया जाता है जो काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या का एक और भी नाम है यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या जिसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो कभी कभी अभाज्य ना दे करके रूढ़ पूछ लेता है, तो हम जब जानकारी रखेंगे कि अभाज्य ही तो रूढ़ है तो इसके विषय में आसानी से उत्तर दे पाएंगे। वैसे ही भाज्य को हम यौगिक संख्या कहते हैं, तो भाज्य का एक और नाम, कभी कभी यौगिक संख्या पूछेगा तो वही तो हो गई भाज्य। तो आइए परिभाषित करते हैं यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। वह सभी संख्याएं
जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होंगे, मतलब कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं। याद रखिए क्या मैंने कहा अभी कि यौगिक संख्या अथवा भाज्य संख्या वह संख्या है जिसके गुणनखंड अर्थात अपवर्तक कितने होंगे? 2 से अधिक होंगे। और दूसरे के लिए जो ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो 2 गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जैसे यदि अभाज्य संख्या में 5 ले लूँ तो 5 जो है ना, तो 5 इसका एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं ये संख्या होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 और 5 के अतिरिक्त इस 5 का और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्या का मात्र कितना गुणनखंड, कितना अपवर्तक? सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं हम। देख पा रहे हैं आप सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? तो वो सभी वो संख्याएं जिनका HCF मतलब मासा सिर्फ और सिर्फ 1 हो, अर्थात उन संख्याओं में उनका सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा अपवर्तक केवल 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याओं क्या कहलाएंगे हम? सह अभाज्य संख्या। जैसे 4, 5 देख पा रहे हैं आप। 4 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1 × 2 × 2 पाएंगे, और जबकि 5 का करेंगे तो 1 × 5 पाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इनका सबसे बड़ा गुणनखंड 1 होगा, अर्थात मासा इनका 1 हो गया। इसको भी देख लीजिए। जैसे 4 और 9 इसको लिखेंगे, इसका जब आप फैक्टर करते हैं 1 × 2 × 2 और इसका जब आप फैक्टर करेंगे 1 × 3 × 3, देख रहे हैं। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में सबसे बड़ा इनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1 ही है। तो ऐसी संख्याएं को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देख पा रहे हैं एक और भी इम्पॉर्टेंट संख्या है जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये ट्विन प्राइम नंबर। इसके विषय में क्या सामान्य सी जानकारी है? तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो। क्या हो? केवल 2 का अंतर, डिफरेंस क्या हो? 2 हो। तो उन संख्याओं को हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5, 5 और 7। 3, 5 में कितने का डिफरेंस भाई बताइए? 2 है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसलिए हम इनको कहेंगे यही तो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य, तो मतलब क्या रहा इसका? तो जो सह अभाज्य होगी इसमें क्या होगा कि सम संख्या हम ले सकते हैं, विषम संख्या ले सकते हैं, भाज्य संख्या ले सकते हैं, अभाज्य संख्या ले सकते हैं, लेकिन उन संख्याओं का मासा सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। जबकि जुड़वा भाज्य में इसमें जो संख्या उनके बीच का अंतर 2 होने के साथ साथ इनमें संख्याएं सिर्फ और सिर्फ अभाज्य ही होनी चाहिए। देखा आपने? तो ये होगी कौन सी संख्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यदि आपने बढ़िया से भली भांति पूर्वक इसको समझ लिया होगा तो क्या है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो जो कि आपकी प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। और 2 संख्याएं हैं, जैसे कि एक संपूर्ण संख्या भी होती है और एक रामानुजन संख्या होती है। तो संपूर्ण संख्या की बात मैं आपसे करूं तो मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, संख्या का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपको और एक एक संख्या को अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया। जैसा कि उन संख्याओं में वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, तो जो वास्तविक संख्या थी उसको अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर उसमें थी,
मीन्स प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक आए, भाज्य आई, अभाज्य आई, ऋण संख्या आई। तो इस प्रकार से जो समस्त संख्याएं हैं उनमें भी और कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं जिनसे क्वेश्चन प्रायः कर दिए जाते हैं और लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन संख्याओं के अतिरिक्त और भी संख्या है, जैसे संपूर्ण संख्या, रामानुजन संख्या। तो डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण जो संख्या होती है ना, ये क्या होती है कि संपूर्ण संख्या अपने अपवर्तकों के, जानते हैं, जो इनका अपवर्तक होगा इनके सभी संभव अपवर्तकों का जो योग होगा उसके आधे के बराबर होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण संख्या होगी वो क्या, किसके बराबर होती है? अपने अपवर्तकों के योग के, मतलब जो इसके सभी संभव अपवर्तक होंगे इनका योगफल जब हम करते हैं तो योगफल क्या होता है? उस संख्या के किसके बराबर हो जाता है? दुगुना के बराबर हो जाता है। ठीक, तो 1 से लेकर जो 100 तक की संख्याएं हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं, एक 6 और दूसरा कौन? 28। तो जो 6 वाली संख्या है 6, इसके सभी संभव अपवर्तक जो हों तो कौन कौन होंगे? 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 और एक खुद संख्या 6, इनका योग करिए 1 + 2 + 3 + 6। अभी इसका टोटल योगफल कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12। तो ये क्या आया? जो 12 है 6 के अपवर्तकों का योग है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अपवर्तकों का, जिस संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या के दुगुना के बराबर हो तो वही संख्या कहलाएगी संपूर्ण संख्या। समझ में आया आपको? वैसे आप 28 के जब सभी संभव अपवर्तक याद करेंगे और उसका योगफल करेंगे तो जो योगफल आएगा अपवर्तकों का वो इस 28 के दुगुना के बराबर होगा। तो मात्र 1 से लेकर 100 तक 2 ही संख्याएं हैं, 6 और 28, जो कि संपूर्ण संख्या के नाम से जानी जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन रामानुजन नंबर। ये देखिए, रामानुजन जो संख्या है किसको हम कहेंगे कि यही रामानुजन संख्या है? तो ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं के घनों के योग के बराबर हो। तो उनमें से एक संख्या को मैं लेता हूं 1729। आप देख पा रहे हैं 1729, 1729। इस संख्या को अभी हम कहें तो जैसे मैं इसको कह देता हूं कि ये 12 का घन हो जाए और +1 का घन। तो यहाँ पर आपने देखा 2 संख्याएं हैं। अब 2 संख्याओं के घनों के योग के बराबर हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? रामानुजन संख्या। तो 12 का घन यदि हम करते हैं तो 144, 12 का वर्ग हो गया, 12 का वर्ग हो गया 144। और अब 144 में क्या करते हैं, फिर से अगेन 12 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? अभी आपकी जानकारी के लिए मैं देता हूँ 144, 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 1 जाओ। तो आप देख पा रहे हैं 8 2 7 1 और इसमें क्या कर दें, अभी इसका आ गया 1728 + 1 का क्यूब 1। तो टोटल कितना हो गया? 1729। अभी बाद में आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि रामानुजन संख्या वो संख्या होगी जिसको कि लिखेंगे हम किस फॉर्म में? 2 संख्याओं के घनों के योगफल के फॉर्म में। ऐसी संख्या रामानुजन संख्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि मैंने जो आपके लिए जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियो में आपके लिए उपस्थित होंगे लेकर संख्या से संबंधित यूपी टेट और सी टेट के गणित सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ। और तब तक आप सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए और महामैराथन दौड़ को लगातार जारी रखते हुए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।